हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। आपका स्वागत है इस सीरीज़ के पार्ट 5 में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की के थियरीज़ के बारे में, उन्हें किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है और उनके कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स यानी उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है। और ये टॉपिक जो है ये 5th टॉपिक है CTET CDP सिलेबस में। इस वीडियो सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं पियाजे के थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देन हम देखेंगे ये स्कीमा का क्या कॉन्सेप्ट है और अडेप्टेशन के स्टेजेस के बारे में भी बात करेंगे। लेव वाइगॉट्स्की के थियरी में हम ZPD, प्राइवेट स्पीच और स्कैफोल्डिंग को कवर करेंगे और देखेंगे कि मेक बिलीव प्ले क्या है और इसका सेल्फ रेगुलेशन के साथ क्या ताल्लुक है। फिर हम पियाजे और वाइगॉट्स्की के जो थियरीज है उनको कंपेयर करेंगे। कोलबर्ग के थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में हम स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम 5 सैम्पल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जो कि जाने जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के एरिया में इनके काम के लिए। और इनका थियरी जो है वो मेनली कवर करता है कि लर्नर्स यानी बच्चे जो है वो अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से रीजनिंग और नॉलेज को डेवलप करते हैं। और इनके थियरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जॉन पियाजे के थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट वाला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स है, उसमें अभी भी बच्चे का सेंसस और मोटर स्किल्स दोनों डेवलप हो रहे हैं। यानी कि वो अपने हाथ पैर चलाना सीख रहा है, अपने हाथ पैर को कंट्रोल करना सीख रहा है और जो उसके सेंसस से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो देख रहा है, इन सब चीज़ों को वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है और उनको एसोसिएट कर रहा है अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ। अगर कोई साउंड होता है तो साउंड की तरफ देखता है और वो एसोसिएट करता है कि ये साउंड जो है वो टीवी से आ रहा है या फिर ये पंखे से आ रहा है। तो ऐसे आवाज़ों को और जो वो देख सकता है उन्हें अलग अलग चीज़ों के साथ एसोसिएट करना सीख रहा है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो बुनियाद है वो सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और यह है ईगोसेंट्रिक स्टेज। ईगोसेंट्रिक यानी बच्चा जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने नज़रिए से दुनिया को देख रहा है और वो ये सोचता है कि उसके जो आजू बाजू में है, इर्द गिर्द जो है वो सब कुछ उसके लिए है। और एनिमिज्म भी ये स्टेज में डिस्प्ले होता है। एनिमिज्म यानी बच्चे सोचते हैं कि सब चीज़ों में जान है। जैसे कि अगर बच्चा दौड़ रहा है और एक दीवार से टकरा के गिर जाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दीवार को मारते हैं और बोलते हैं रोना बंद कर दो, मैंने दीवार को पनिश कर दिया है। और बच्चा रोना बंद कर देता है। वो इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि दीवार में भी जान है और क्योंकि पेरेंट्स ने दीवार को मार के उसको पनिश किया है तो अब बच्चा खुश हो जाता है और रोना बंद कर देता है। तो इसे बोलते हैं एनिमिज्म। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। अब एक बच्चे को अगर आप एक चॉकलेट देते हो और बच्चा अभी भी रो रहा है कि उसे एक और चॉकलेट चाहिए, तो वो पहला वाला चॉकलेट उससे वापस लेके अगर उसे तोड़ के 2 पीसेस बना के उसको दोगे और बोलोगे कि अब ये लो, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट्स हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि अब उसके पास 2 चॉकलेट है। राइट। तो अभी भी उसको कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट, डेवलपिंग सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म यानी अब वो चीज़ों को और लोगों को और डिफरेंट फीलिंग्स को वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकता है और वर्ड्स से एक्सप्रेस कर सकता है। यानी वो सिंबल्स यूज़ कर सकता है अलग अलग चीज़ों को, चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो वो सिंबल्स जो है वो वर्ड्स हो सकते हैं या फिर गेस्चर्स हो सकते हैं। राइट। और इस स्टेज में मॉरल रियलिज्म का बुनियाद भी हो जाता है। मॉरल रियलिज्म यानी बच्चा अब ये समझने लगता है कि कुछ चीज़ें करेक्ट है, कुछ चीज़ें गलत है। अब पहले स्टेज में, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज में, बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ करेक्ट है, वो उसके जो जी में आए वो करता है। लेकिन जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है अब धीरे धीरे से होते पता चलने लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो करने से लोग खुश हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को करने से लोगों को गुस्सा आता है, तो कुछ चीज़ें जो है उसे करना नहीं चाहिए। तो ऐसे गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बीच में उसको थोड़ा समझ आने लगता है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकता है और सिचुएशन को यूज़ कर सकता है लॉजिकल थिंकिंग के लिए। यानी कि
बच्चे को अगर आप एक पज़ल दोगे जिसमें वो फिज़िकली कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करके या फिर फिज़िकली कुछ ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक पज़ल को सॉल्व करना है, तो बच्चा वो कर लेता है क्योंकि अब वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल सकता है और उन्हें लॉजिकल थिंकिंग में यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है, अब बच्चे को कंजर्वेशन के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, यानी अब 7 साल के बच्चे को अगर आप एक ही चॉकलेट 2 पीस बना के दोगे तो बच्चा वो जानता है कि एक ही चॉकलेट का आपने 2 पीस बनाया है, तो अब उसको कंजर्वेशन के बारे में एक अच्छा आइडिया आ गया है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग एक ही पैरामीटर से कर सकता है, यानी कि बच्चा जो है या तो कलर के हिसाब से कुछ चीज़ों को ग्रुप कर सकता है या फिर एक शेप के हिसाब से उसको ग्रुप कर सकता है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें वो 2 या ज़्यादा पैरामीटर्स के हिसाब से चीज़ों को ग्रुप कर सकता है, फिर ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोगे और उसे बोलोगे कि इसमें से सिर्फ रेड कलर के क्यूब्स निकाल के सेपरेट करो, तो वो बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो सिर्फ रेड कलर के क्यूब्स को निकाल सकता है। अब पहले जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो सारे रेड ऑब्जेक्ट्स को चुन लेता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो एक लेवल और अंदर जा सकता है और देख सकता है कि सारे जो रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्यूब्स नहीं है। रेड कलर्ड क्यूब्स को सेपरेट कर सकता है, रेड कलर्ड स्पीयर्स को सेपरेट कर सकता है। तो इस तरह से वो मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ करके ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग कर सकता है। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो लगभग अडल्ट स्टेज के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थॉट, जैसे कि पहले अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिर्फ एक फिज़िकल पज़ल को अगर सॉल्व कर सकता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है वो मेंटल पज़ल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी वो अपने दिमाग में ही चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शुरू हो जाता है और बच्चे जो है वो अब बड़े हो गए हैं तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से वो डील कर सकते हैं। तो इस तरह से जॉन पियाजे का जो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक बच्चे के विकास के बारे में बात करता है और बोलता है कि कैसे बच्चे जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज से शुरू होकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक प्रोग्रेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन पियाजे के कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा के बारे में। पियाजे बोलते हैं कि स्कीमा जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर है। और ये स्कीमा आखिर है क्या? स्कीमा इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, यानी अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो उसे एक स्कीमा के रूप में दिमाग जो है वो स्टोर करता है। इसे आप एक फाइलिंग सिस्टम की तरह भी देख सकते हैं, जिससे अगर कोई भी चीज़ आपके दिमाग में स्टोर करना है तो उसे या तो एक एग्जिस्टिंग फाइल में आप स्टोर करते हो या फिर अगर कोई नया चीज़ है तो उसके लिए एक नया फाइल बनाते हो। यानी जो भी आपके दिमाग में नॉलेज है या तो वो एक एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर है या फिर जब कोई नया पीस ऑफ नॉलेज आपको मिलता है तो उसके लिए एक नया स्कीमा आप दिमाग में बनाते हो। यानी कि स्कीमा हमें ये बताता है कि ये क्या चीज़ है और ये दूसरे चीज़ों के साथ किस तरह से फिट होता है, किस तरह से काम करता है। ऐसे आपने डायग्राम देखे होंगे कहीं पे, इसे स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम में अलग अलग कंपोनेंट्स को दिखाया जाता है और इसमें यह बताया जाता है कि ये अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो क्या है और ये दूसरे कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। अगर इसका एक रियल लाइफ में एग्जांपल देखना है तो आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या है, राइट? अब आपको मालूम है कि ये प्लग है और ये जो है एक लंबे वायर के एक एंड में होता है और ये प्लग जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से एसोसिएटेड होता है और इस प्लग को आपको एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट में इंसर्ट करना है और स्विच ऑन करना है, तभी वो गैजेट या फिर डिवाइस जो है वो काम करेगा। अब आपको इतने सारे चीज़ें के बारे में कैसा पता चला? सिर्फ एक पिक्चर देख के। क्योंकि जब आपने पहली बार कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें ऐसा प्लग लगा हुआ है उसे यूज़ किया है तो आपने इस प्लग के बारे में, उस डिवाइस के बारे में और जो पूरा उसका यूज़ करने का प्रोसेस है उसको एक स्कीमा बनाकर अपने दिमाग में आपने स्टोर कर लिया है। तो अगली बार जब आप एक पिक्चर देखते हो तो इस पिक्चर को आप अपने दिमाग में जो स्कीमा है उससे एसोसिएट करके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव कर सकते हो, निकाल सकते हो कि ये क्या है, इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा।
ये एक और छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम ये स्कीमा को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब मैं एक मार्केट जाता हूँ, मुझे भूख लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आजू बाजू में देखता हूँ क्या कोई रेस्टोरेंट है क्या नज़दीक में। अब मुझे कैसे मालूम कि जब मुझे भूख लगता है तो मुझे एक रेस्टोरेंट ढूंढना चाहिए। अब रेस्टोरेंट जाते ही मैं डायरेक्टली खाना खाना शुरू नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मुझे पहले मेनू देखना है, डिसाइड करना है, फूड ऑर्डर करना है, उसके बाद ही फूड आएगा। और खाना खाने के बाद मैं डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता, एग्ज़िट नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मुझे बिल के लिए वेट करना है, काउंटर पे जाके बिल चुकाना है, उसके बाद में ही मुझे एग्ज़िट करना है। अब ये फीलिंग हंग्री से लेके ये सारे जो स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं मेरे हंगर को सैटिएट करने के लिए, मुझे कैसे मालूम कि यही स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं इसी सीक्वेंस में? वो इसलिए क्योंकि मैंने शायद ये सारे जो स्टेप्स हैं वो या तो खुद किया हुआ है किसी टाइम पे, या फिर मैंने किसी को करते हुए देखे होंगे। और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने अपने दिमाग में एक प्रोसेस की तरह स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि जब मैं खुद एक रेस्टोरेंट जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे किस स्टेप के बाद कौन से स्टेप को फॉलो करना है, ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है उसे मैं कंप्लीट कर सकूं। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रोसेसेस को, अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं एक स्कीमा के रूप में। और जब भी हमें उस सिचुएशन में कुछ करना है या फिर कुछ चीज़ को यूज़ करना है तो हम उस स्कीमा को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन पियाजे के प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन के बारे में। पियाजे बोलते हैं कि हम जब भी एक नए सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं तो पहले हमें डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमास है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो इस सिचुएशन से डील करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को असिमिलेट करते हैं या फिर अकोमोडेट करते हैं, और उसके बाद में जाके हम फिर से वो इक्विलिब्रियम के स्टेज में रीच हो जाते हैं, यानी इक्विलिब्रेशन हो जाता है। अगर इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में देखना है तो अगर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ बस में या ट्रेन में मैंने सफ़र किया हुआ है तो मुझे मालूम है कि मुझे बस में चढ़ने के लिए एक टिकट की ज़रूरत है, और मैं बस स्टैंड जाके मैं बस में चढ़ के बैठ सकता हूँ। अब मैं पहली बार जब एयरपोर्ट जाता हूँ तो मुझसे गेट पे आईडी प्रूफ मांगा जाता है, तो ये मेरे लिए नया सिचुएशन है। फिर जब मैं एयरपोर्ट के अंदर जाता हूँ तो मुझे चेक इन करना है, मुझे बोर्डिंग पास लेना है, बैगेज टैग लेना है, सिक्योरिटी की चेक के थ्रू गुजरना है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो ये सारे मेरे लिए एक नई सिचुएशन है। तो इस वजह से मुझे एक फीलिंग ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। फिर क्या करता हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को असिमिलेट करता हूँ। जैसे कि मुझे पहले से मालूम है कि सफ़र करने के लिए टिकट चाहिए, लेकिन अब मुझे एक नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि प्लेन में अगर सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, तो मुझे आईडी प्रूफ भी चाहिए, बोर्डिंग पास भी चाहिए। तो ये सारे जो न्यू इन्फॉर्मेशन है मैं अपने करंट स्कीमा में उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट भी करता हूँ। जैसे कि जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था या फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो मैं अपने बैगेज में कुछ भी ले जा सकता हूँ, लेकिन जब मुझे प्लेन में जाना है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे हैंड बैगेज में जो है पावर बैंक्स नहीं होने चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से मेरा जो करंट स्कीमा है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि मैं लगेज में क्या क्या ले जा सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन को असिमिलेट कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट कर रहा हूँ, और उसके बाद में जब मैं ये पूरा प्रोसेस एक बार ख़त्म कर लेता हूँ तो मैं एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन या फिर इक्विलिब्रियम रीच कर लेता हूँ। अगली बार जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो मैंने ये सारा जो प्रोसेस है पहले किया हुआ है, तो ये सारा जो है मुझे डिसइक्विलिब्रियम नहीं दे रहा है। मैं इक्विलिब्रेशन में हूँ, मैं इक्विलिब्रेशन में ही रहूँगा। तो इस तरह से जॉन पियाजे का जो प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन है वो ये बोलता है कि जब भी हम एक नए सिचुएशन में देखते हैं अपने आप को तो डिसइक्विलिब्रियम पहले होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन को हम असिमिलेट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट करते हैं, उसके बाद में हम जाके वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन रीच करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉन पियाजे के जो थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसे किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब पहला था पियाजे के रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेके, क्योंकि इनका जो मेथोडोलॉजी था वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड था। तो इसका मतलब है कि दूसरे रिसर्चर्स अगर पियाजे के एक्सपेरिमेंट्स को रेप्लिकेट करना चाहते थे या फिर इनके रिजल्ट्स को वैलिडेट करना चाहते थे तो उनसे वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि पियाजे के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ही क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट, इनका जो थियरीज है वो बहुत बेस्ड है अपने ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन पे।
अब अगर ये खुद अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व करते थे अपने थियरीज़ को वैलिडेट करने के लिए, तो इसमें एक बायस का भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, जो दूसरे बच्चे थे जिनको पियाजे ने ऑब्जर्व किया अपने रिसर्च के लिए, वो वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ ऑफ हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से थे, यानी कि ये अपर क्लास बैकग्राउंड के बच्चे थे। तो ये सवाल उठाया गया है कि क्योंकि पियाजे के जो रिसर्च ग्रुप है, रिसर्च सैम्पल है, वो बहुत ही छोटा है और वो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के बच्चे को ऊपर बेस्ड है, तो क्या इनके थियरीज़ दूसरे बैकग्राउंड के बच्चों के भी वैलिड होंगे? जैसे कि अगर हम वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के फैमिलीज़ के बच्चों को लेते हैं, तो क्या पियाजे के थियरीज़ वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे? तो ये भी एक सवाल उठाया गया है। नेक्स्ट, पियाजे बोलते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होता है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये स्टेजेस जो है वो अलग अलग एजेस में होते हैं, जैसे कि 0 to 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 साल या फिर 12 साल के बाद होता है। और पियाजे के अनुसार एक एक स्टेज में जो है बच्चे कुछ डेवलपमेंटल साइंस डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है वो लॉजिक और रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि बच्चे जो है वो ऐसे डेवलपमेंटल साइंस जो है वो पहले ही दिखाते हैं, जैसे कि 11 साल तक वेट नहीं करना पड़ता है एक बच्चे को लॉजिक और रीजनिंग को यूज़ करने के लिए। छोटे बच्चे भी लॉजिक और रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या वाइगॉट्स्की का थियरी और इनका क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, क्या वो करेक्ट है? इसको भी लेके एक सवाल उठाया गया है। और वाइगॉट्स्की ने भी पियाजे के थियरी को क्रिटिसाइज़ किया है, ये बोल के कि डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और पियाजे का जो थियरी है वो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स या फिर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को कंसिडर नहीं करता। और वाइगॉट्स्की का ये भी कहना है कि जो अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे जो है वो इंटरलिंक्ड है। एक तरह का डेवलपमेंट जो है वो दूसरे डेवलपमेंट से डिस्कनेक्टेड नहीं होता, ये इंटरकनेक्टेड और डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेके पियाजे के थियरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेव वाइगॉट्स्की और उनके थियरीज़ को। वाइगॉट्स्की एक सोवियत रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो एक कम्युनिस्ट रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के एक मेजर प्रोपोनेंट है। और वाइगॉट्स्की की थियरी में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं: सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। और इनके थियरी के अंदर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग के बारे में, मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर स्पीच के बारे में भी बात करेंगे। लेव वाइगॉट्स्की के थियरी के अनुसार लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, क्योंकि लैंग्वेज ना केवल एक मीन्स है जिसके थ्रू बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलता है अलग अलग सोर्सेस से, बल्कि लैंग्वेज एक टूल भी है जिससे वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है और उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर पाता है। अब वाइगॉट्स्की के थियरी में 3 मेजर फैक्टर्स है: लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शंस और कल्चरल फैक्टर्स। अब सोशल इंटरेक्शंस क्या है? जब बच्चा अपने फैमिली के साथ, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, इन सब से जब वो इंटरेक्ट करता है तो उन्हें सोशल इंटरेक्शंस बुलाते हैं। तो इसके लिए भी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल्चरल फैक्टर्स, यानी बच्चा अगर अपने रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में सीखना चाहता है, अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, लॉस एंड रूल्स के बारे में, तो इन सब के बारे में जानने के लिए भी लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। वाइगॉट्स्की के थियरी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने खेलने पर, यानी प्ले पर बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब बच्चे खेलते हैं तो उसके थ्रू उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो रैपिडली होता है। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर पाते हैं जो वो रियल लाइफ में या रियल ज़िंदगी में नहीं कर पाते। जैसे कि जब वो खेल रहे हैं तो अलग अलग तरह के सोशल इंटरेक्शन से वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के रोल्स वो प्ले कर सकते हैं, अपने रूल्स बना सकते हैं, सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं और अपने क्रिएटिविटी का प्रयोग कर सकते हैं जब वो खेल रहे हैं। तो इसलिए एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए खेल जो है, प्ले जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइगॉट्स्की के थियरी में। वाइगॉट्स्की के थियरी में जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो कि बच्चा कर सकता है
लेकिन कुछ सपोर्ट या फिर कुछ असिस्टेंस के साथ। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी उन चीज़ों में वो एक्सपर्ट हो गया है। तो वो जो है वो स्टूडेंट कैन डू इंडिपेंडेंटली में आते हैं। और ऐसे कई सारे चीज़ होंगे जिन्हें करने के लिए बच्चे के पास जो बेसिक नॉलेज या स्किल्स चाहिए वो ऑलरेडी है, लेकिन उन टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए या फिर उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसे कुछ सपोर्ट या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो सारे चीज़ें जो वो कर सकता है लेकिन कुछ सपोर्ट या फिर गाइडेंस के साथ, वो होते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। और ऐसे कई सारे चीज़ होंगे जो स्टूडेंट अभी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अभी उतनी क्षमता है नहीं, तो वो जो है वो फ्यूचर लर्निंग के नीचे आते हैं। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझने के लिए और इसके एवोल्यूशन को देखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब आप बहुत ही छोटे बच्चे थे तो पहले आपने चलना और दौड़ना सीखा। तो ये जो एक्टिविटी था चलना और दौड़ना, वो आपके कैन डू इट इंडिपेंडेंटली बॉक्स में आता है। और तब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आपको कोई सिखा रहा था साइकिल चलाना, आपका साइकिल पकड़ रहा था कोई और आपको बता रहा था कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है या फिर किस तरह से आपको पेडल करना है। तो साइकिल चलाना आपने ऐसे ही तो नहीं सीख लिया, आपने किसी को देख के सीखा या किसी ने आपकी मदद की या फिर किसी ने आपको ट्रेनिंग दिया। तो ये जो साइकिल चलाना है, पहले पहले जब आप सीख रहे थे तो तब वो आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में था क्योंकि वो आप चला सकते थे लेकिन किसी के सपोर्ट और हेल्प और गाइडेंस के साथ। और अभी आप मोटरसाइकिल चलाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो आपके फ्यूचर लर्निंग में आता है। कुछ सालों के बाद आप अभी भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो इंडिपेंडेंटली, आप साइकिल भी इंडिपेंडेंटली चला सकते हो और आप अभी मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो। तो इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल चलाना जो है वो आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है क्योंकि आपको बस इतने स्किल्स और इतना नॉलेज है कि आप चला सकते हो, लेकिन आप अभी भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो किसी के हेल्प सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत होती है उस स्टेज में। तो ये आपका ZPD में हो। नेक्स्ट, आप अभी भी कार चलाने के लिए तैयार नहीं हो, वो अभी भी आपके फ्यूचर लर्निंग में है। कुछ और सालों के बाद आप अभी भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो इंडिपेंडेंटली, साइकिल भी इंडिपेंडेंटली चला सकते हो और बाइक पे भी आप एक्सपर्ट हो गए हो। अब आप कार चलाना सीख रहे हो और आप एक ड्राइविंग स्कूल जाते हो, तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है वो आपके बाजू वाले सीट में बैठता है और आपको सिखा रहा है कि किस तरह से गियर डालना है, किस तरह से ब्रेक करना है, किस तरह से टर्न करना है। तो कार चलाना जो है वो आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है क्योंकि वो आप कर सकते हो लेकिन किसी के हेल्प सपोर्ट और गाइडेंस के साथ। और आप अभी भी प्लेन चलाने के लिए, प्लेन उड़ाने के लिए तैयार नहीं हो, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो आपके फ्यूचर लर्निंग में है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उम्र में, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे चीज़ होंगे जो हम कर सकते हैं लेकिन किसी के मदद के साथ, किसी के हेल्प के साथ। तो वो सारे चीज़ें जो है वो हमारे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होते हैं। और जो चीज़ें हम करना चाहते हैं फ्यूचर में, जो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं फ्यूचर में, वो हमारे फ्यूचर लर्निंग में आते हैं। वाइगॉट्स्की के थियरी में अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्कैफोल्डिंग। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हो जहाँ पे सीमेंट या फिर कंक्रीट जो है अभी भी डाला जा रहा है या फिर कंक्रीट डालने की तैयारी हो रही है, तो आप इस तरह का एक फ्रेम या फिर सपोर्ट को देख सकते हो। तो इसको स्कैफोल्डिंग बुलाया जाता है क्योंकि जब सीमेंट या फिर कंक्रीट जो है वो फ्रेशली डाला जाता है तो अभी भी वो सेट नहीं हुआ है, अभी भी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि खुद अपना वेट वो बेयर कर सके। तो इसका मतलब है कि वो कंस्ट्रक्शन फेज़ में जब अभी भी वो कच्चा है तो उसे एक टेम्पररी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उस सपोर्ट को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जब कोई भी बच्चा जो है कुछ नया सीख रहा है तो उसे कुछ मदद, कुछ हेल्प या फिर कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब तक कि वो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ना हो जाए। तो उस टेम्पररी सपोर्ट, हेल्प और गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग बुलाया जाता है। तो ये स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है? वेल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं लेकिन किसी के हेल्प, गाइडेंस या फिर मदद के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है जो किसी और के मदद के साथ कर सकते हैं वो उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो टेम्पररी सपोर्ट, हेल्प या गाइडेंस जो आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो, तो वो है स्कैफोल्डिंग। तो एक बच्चे को या फिर एक लर्नर को कौन स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है? वेल, स्कैफोल्डिंग
पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और कम्युनिटी मेम्बर्स, जो भी उस लर्नर या फिर उस बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, मोर नॉलेजेबल, वो उस बच्चे को स्कैफोल्डिंग या फिर टेम्पररी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक क्लासरूम में क्योंकि टीचर बच्चों से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो टीचर जो है मोर नॉलेजेबल अदर हो जाते हैं और टीचर जो है वो लर्नर्स या फिर स्टूडेंट्स को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। वाइगॉट्स्की की थियरी में स्पीच को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सोशल स्पीच, जो कि बच्चा यूज़ करता है सबसे कम्युनिकेट करने के लिए, और ये सोशल स्पीच जो है वो 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये इवॉल्व होता है और डेवलप होता है। और 3 साल के उम्र से प्राइवेट स्पीच शुरू हो जाता है। प्राइवेट स्पीच जो है वो किसी के तरफ एम नहीं है और ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बच्चा सिर्फ अपने दिमाग में जो चल रहा है, उसके जो सोच है, उसके जो विचार है, वो लाउडली एक्सप्रेस कर रहा है। और ये प्राइवेट स्पीच के द्वारा बच्चा खुद को गाइडेंस दे रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। और ये प्राइवेट स्पीच जो है वो 7 साल के उम्र के बाद से साइलेंट इनर स्पीच बन जाता है, क्योंकि अब 7 साल के उम्र के बाद ना बच्चा जो है बड़ा हो गया है, अब वो सेल्फ कॉन्शियस भी हो गया है और वो ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग जो है वो उसके मन में जो चल रहा है वो दूसरे लोग सुन पाए। तो बच्चा अभी भी प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो साइलेंटली कर रहा है, अपने मन ही मन वो बोल रहा है। और ये साइलेंट इनर स्पीच जो है अभी भी सेल्फ गाइडेंस और सेल्फ रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एक व्यक्ति के कंप्लीट लाइफ में साइलेंट इनर स्पीच का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि अभी भी मैं कभी कभी अपने आप से बातें करता हूँ, क्योंकि अपने आप को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं या फिर कुछ जब हम काम कर रहे हैं तो हम मन ही मन एक चेकलिस्ट जैसा बना लेते हैं। तो ये साइलेंट इनर स्पीच जो है वो सेल्फ गाइडेंस और सेल्फ रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इन तीनों टाइप ऑफ स्पीच में मेन डिफरेंस ये है कि सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच जो है वो सुनाई देता है, साइलेंट इनर स्पीच जो है वो सुनाई नहीं देता। सोशल स्पीच दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच खुद से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइगॉट्स्की जो है वो खेल को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मोर स्पेसिफिकली मेक बिलीव प्ले को। अब ये मेक बिलीव प्ले क्या है? मेक बिलीव प्ले वो होता है जहाँ पे बच्चे कुछ और होने को प्रिटेंड कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा प्रिटेंड कर सकता है कि वो एक डॉक्टर है, या फिर वो एक पुलिस वाला है, या फिर एक ड्राइवर है, या फिर एक पोस्टमैन है। और जब बच्चे एक दूसरे से खेल रहे हैं ऐसे मेक बिलीव प्ले में, एक बच्चा जो है वो पुलिस वाला बन जाता है, दूसरा चोर बन जाता है, या फिर एक बच्चा डॉक्टर बनता है, दूसरा बच्चा पेशेंट बनता है। तो इस तरह से बच्चे ना केवल अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो रूल्स बनाना सीख रहे हैं और एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करना है सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वाइगॉट्स्की का मानना था कि ये मेक बिलीव प्ले से जो है सिंबॉलिक थॉट और सेल्फ रेगुलेशन का डेवलपमेंट होता है। अब ये सिंबॉलिक थॉट क्या है? सिंबॉलिक थॉट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। अगर हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं या फिर कुछ इमेजेस को यूज़ करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, तो हम सिंबॉलिक थॉट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ FIRE, फायर, तो ये फायर वर्ड देखते ही आप एक आग के बारे में सोचने लगते हो, राइट? तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कहीं पे भी आग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वर्ड देखते ही आप एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर रहे हो। तो इसी तरह अगर मैं ट्री बोलता हूँ तो एक वर्ड है, एक साउंड है, लेकिन वो साउंड सुनते ही आप एक पेड़ के बारे में इमेजिन करने लगते हो। तो इस तरह से हम सिंबॉलिक थॉट को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए और एक चीज़ के बारे में सोचने के लिए। और लास्ट को आता है सेल्फ रेगुलेशन। अब ये सेल्फ रेगुलेशन क्या है? अगर आप एक जगह पे बैठ के ये वीडियो को देख सकते हैं अंत तक, तो आप सेल्फ रेगुलेशन का प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सेल्फ रेगुलेशन एक एबिलिटी होता है अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने का, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने का, अपने रेस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने का। और अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कोई भी टास्क अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सेल्फ रेगुलेशन की वजह से होता है। तो जब बच्चे ये मेक बिलीव प्ले खेल रहे हैं, यानी कि वो प्रिटेंड प्ले खेल रहे हैं, और बच्चा जो है वो अपने आप को एक डॉक्टर इमेजिन कर रहा है और एक टॉय पे वो ऑपरेशन कर रहा है, तो बच्चा जो है वो आधे घंटे तक ये खेल सकता है, जबकि वो फोकस कर रहा है वो बच्चे के ऊपर, वो टॉय के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, राइट? तो इस तरह से मेक बिलीव प्ले के थ्रू बच्चे जो है वो सेल्फ रेगुलेशन भी सीख रहे हैं। तो इस तरह से वाइगॉट्स्की के अनुसार
प्ले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब हम देखते हैं कि वाइगॉट्स्की की थियरी को किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। पहला है कि वाइगॉट्स्की थियरी डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब क्योंकि वाइगॉट्स्की थियरी जो है वो हमेशा सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो यहाँ पे इग्नोर किए जाते हैं। अगर बच्चे का ब्रेन बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वाइगॉट्स्की की थियरी में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, तो ये थियरी इनकम्प्लीट माना जाता है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थियरी है, जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोग नए चीज़ें कैसे सीखते हैं। लेकिन ZPD से हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसे इनकम्प्लीट माना जाता है। नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल थियरी डिसरिगार्ड्स द रोल ऑफ द इंडिविजुअल। यानी वाइगॉट्स्की की थियरी में वो बोलते हैं कि बहुत सारा लर्निंग जो है वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, सोशल और कल्चरल इंट्रैक्शन से होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अगर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स कम है तो भी एक इंडिविजुअल बहुत कुछ सीख सकता है अपने आप, और वाइगॉट्स्की की थियरी जो है वो इंडिविजुअल लर्निंग को इग्नोर करता है। और द थियरी डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल्स कैन राइज अबव द सोशल नॉर्म्स। यानी कि वाइगॉट्स्की की थियरी को यूज़ करके हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स को और चाइल्ड प्रोडिजीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो है वो अपने सोशल सर्कल में, यानी अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कम्युनिटी मेम्बर्स, उन सब से अगर ज़्यादा जानते हैं, राइट, ज़्यादा एक्सपर्ट्स है, तो वो किस तरह से, क्योंकि उन्हें सिखाने वाला तो कोई है नहीं, तो वो जीनियस कैसे बन गए। तो इस तरह से वाइगॉट्स्की की थियरी को यूज़ करके गिफ्टेड स्टूडेंट्स और चाइल्ड प्रोडिजीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और लास्ट, रिसर्चर्स का ये मानना है कि वाइगॉट्स्की का थियरी जो है वो सारे सोशल और कल्चरल ग्रुप्स को अप्लाई नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें। तो इस वजह से वाइगॉट्स्की का थियरी जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसे इनकम्प्लीट भी माना जाता है ये कुछ फैक्टर्स से, मेनली क्योंकि वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को इग्नोर करता है और इंडिविजुअल लर्निंग को भी इग्नोर करता है। अब हम पियाजे और वाइगॉट्स्की के थियरीज को कंपेयर कर सकते हैं। पियाजे का थियरी जो है वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को बहुत ही कम एम्फेसिस या फिर कम इंपॉर्टेंस देता है। वाइगॉट्स्की जो है उनके SCL फार्मूला यूज़ करते हैं, तो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डेवलपमेंट में। और पियाजे का जो थियरी है उसे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स यानी कि इंडिविजुअल पे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और वाइगॉट्स्की का थियरी जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है, क्योंकि वो बोलते हैं कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। और पियाजे का थियरी जो है वो यूनिवर्सल स्टेजेस को फॉलो करता है, 4 स्टेजेस को। और वाइगॉट्स्की का थियरी में कोई स्पेसिफिक स्टेजेस नहीं है। वाइगॉट्स्की का थियरी सिर्फ ये बोलता है कि बच्चे को अगर ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन मिल रहा है तो उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है, अगर कम सोशल इंटरेक्शन मिल रहा है तो उसका डेवलपमेंट स्लो होता है। तो ये कोई स्पेसिफिक स्टेजेस को फॉलो नहीं करता। और पियाजे का थियरी जो है वो बोलता है कि एक बच्चा लोन साइंटिस्ट होता है, यानी कि वो बहुत सारा नॉलेज जो है वो खुद के रिसर्च से, एक्सप्लोरेशन से वो सीखता है। और वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है और वो कुछ नॉलेज दूसरों से लेता है, उसके ऊपर बिल्ड करता है, और जब भी वो किसी से इंटरेक्ट करता है तो वो अपने नॉलेज को डेवलप करता है बाय वर्किंग विथ अदर्स। और पियाजे जो है वो बोलते हैं कि थॉट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो लैंग्वेज को ड्राइव करता है। तो पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। वाइगॉट्स्की का थियरी जो है वो इसका उल्टा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले डेवलप होता है, क्योंकि लैंग्वेज ना केवल वो माध्यम है जिससे बच्चा इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर पाता है, सेंड कर पाता है, बल्कि लैंग्वेज को यूज़ करके बच्चा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है। तो इस वजह से लैंग्वेज पहले आता है, उसके बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लास्ट में पियाजे बोलते हैं कि टीचर जो है उसका रोल सिर्फ ये है कि वो बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दे खुद डिस्कवरी लर्निंग करने के लिए, यानी कि बच्चों को जो चाहिए टूल्स, जो फॉर्मेट्स और जो सपोर्ट चाहिए सीखने के लिए वो दे दो, और बच्चे को छोड़ दो ताकि वो खुद अपने आप एक्सपेरिमेंट करके सीख ले। लेकिन वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ना है। बच्चों को ZPD यानी उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में टीचर जो है वो एक मोर नॉलेजेबल अदर है, और बच्चे को स्कैफोल्डिंग देना है ताकि बच्चा जो है वो जब तक वो इंडिपेंडेंटली कुछ काम को नहीं कर सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली वो सीख नहीं जाता या फिर एक्सपर्ट नहीं बन जाता, तब तक टीचर जो है वो बच्चे को, वो लर्नर को असिस्ट करता रहे। इसे बोलते हैं असिस्टेड लर्निंग। तो इस तरह से
पियाजे और वाइगॉट्स्की की जो थियरी है वो अलग अलग है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे और ये जाने जाते हैं अपने थियरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के लिए। अब स्टूडेंट्स को नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है कि ये थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस है, कितने लेवल्स है। तो आप ये SS शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये थियरी में जो है 3 लेवल्स हैं और क्योंकि एक एक लेवल में 2 स्टेजेस है तो 6 स्टेजेस है। तो थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में 6 स्टेजेस SS है। कोलबर्ग का जो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थियरी है वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि लोग मॉरल डिसीजंस किस तरह से लेते हैं और ये मॉरल डिसीजंस लेने का जो प्रोसेस है वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किस तरह से इवॉल्व होता है। अब ये मॉरल डिसीजंस क्या है? मॉरल डिसीजंस कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम एक राइट और रॉन्ग के बीच में हमें चुनना है। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको कुछ रोड पे गिरे हुए पैसे नज़र आते हैं तो वो पैसे उठाना है कि नहीं, वो एक मॉरल डिसीजन है। उठाने के बाद क्या वो आप पैसे रख लोगे या फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके दे दोगे, वो भी एक मॉरल डिसीजन है। इस तरह से हमारे डे टू डे ज़िंदगी में हम बहुत सारे मॉरल डिसीजंस लेते हैं। कुछ सीरियस हो सकते हैं, कुछ ट्रिवियल हो सकते हैं। कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थियरी में मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और क्योंकि हर एक लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं तो इन टोटल यहाँ पे 6 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में बच्चे जो है वो राइट और रॉन्ग के बीच में चुनते हैं टू अवॉइड पनिशमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके टीचर्स जो है उनको पनिशमेंट देंगे। तो उनके मॉरल डिसीजंस जो है वो सिर्फ अवॉइडिंग पनिशमेंट के बेसिस पे लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज 2 में जो है एक एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड हो जाता है, यानी अगर वो सही काम करते हैं तो वो एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि घर में एक बच्चा अपने रूम को साफ़ कर लेता है या फिर किसी की मदद कर लेता है तो वो एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई मुझे चॉकलेट दे देगा या फिर कोई मुझे आइसक्रीम दे देगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रिवॉर्ड जो है वो मॉरल डिसीजंस को ड्राइव कर रहा है। स्टेज 3 में जो है अब बच्चा अदर्स के अप्रूवल को देख रहा है, यानी कि अगर मैं सही काम करता हूँ तो लोग जो है वो मुझे गुड बॉय बुलाएंगे या फिर गुड गर्ल बुलाएंगे। तो इस वजह से अदर्स के अप्रूवल की वजह से वो मॉरल डिसीजंस ले रहा है और सही काम जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। और स्टेज 4 में जो है अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसे मालूम है कि सोसाइटी में जो है कुछ लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं जिसे उन्हें फॉलो करना है और वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ओबे कर रहा है। और स्टेज 5 में जो है यहाँ पे सोशल गुड और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, क्योंकि अब व्यक्ति जो है वो बड़ा हो गया है। अब उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे कि अगर मैं गलत तरीके से बिहेव करूँगा और दूसरे लोग भी इसी तरह से बिहेव करेंगे तो पूरा सोसाइटी जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सही काम करूँगा और ये एक्सपेक्टेशन है मेरा कि दूसरे लोग भी सही काम करेंगे। तो ये हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट वाला है स्टेज 6। अब यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, यानी कि ये एक आध्यात्मिक स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे जो है आदमी बूढ़ा हो रहा है और अब ये पाप पुण्य के बारे में सोच रहा है। तो इस वजह से वो अपने मॉरल डिसीजंस जो है वो ऐसे लेता है कि कोई और सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सही काम करूँगा। तो इस तरह से वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स और अपने खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। अगर हम कोई भी एक थियरी को देखते हैं तो उसका कोई ना कोई तो क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है। इसी तरह कोलबर्ग के थियरी को भी कई सारे पॉइंट्स को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया है। जैसे कि इनका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उनमें बहुत ही आर्टिफिशियल और हाइपोथेटिकल सिनारियोस और डिलेमास को यूज़ किया गया है। यानी कि इनके रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या करते, अगर ऐसा सिचुएशन होता तो किस तरह का डिसीजन लेते। तो क्योंकि ये आर्टिफिशियल और हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सिचुएशंस है तो क्या लोगों के जो आंसर्स है क्या वो रिलायबल है, तो इसको लेके इनके रिसर्च मेथोडोलॉजी को ही क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट, इनका जो रिसर्च है उनमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट्स थे, कोई भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स नहीं थे इनके रिसर्च में। तो यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ जेंडर बायस। अगर इनके रिसर्च ग्रुप में फीमेल पार्टिसिपेंट्स होते और उनको भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते तो क्या वो अलग तरह से आंसर करते, तो ये इनकम्प्लीट माना जाता है इनके रिसर्च को। नेक्स्ट,
असल ज़िंदगी में इन रियल लाइफ जो राइट और रॉन्ग है वो पीपल डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं सिचुएशन के बेसिस पे। जैसे कि एक व्यक्ति को मालूम है कि चुराना गलत बात है, लेकिन अगर वो बहुत भूखा है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, तो क्या इस सिचुएशन में क्या वो चुरा के खाने को जस्टिफाई कर सकता है? तो इस वजह से अलग अलग सिचुएशन में लोग जो है राइट और रॉन्ग को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट को जो है वो है कि मॉरल जजमेंट में नॉट ऑलवेज मैच विथ मॉरल बिहेवियर। यानी अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दोगे, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन के बारे में बात करोगे, तो लोग जो है वो एक करेक्ट मॉरल जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्या वो उसी तरह से बिहेव करेंगे? क्योंकि बोलने में और करने में अंतर होता है। अगर आप किसी को पूछोगे कि रोड पे एक पर्स गिरा है तो क्या करोगे, तो वो बोलेगा कि मैं उसे उठा के पुलिस स्टेशन में दे दूंगा ताकि वो सही ओनर तक पहुंच जाए। तो ये हो गया मॉरल जजमेंट। लेकिन क्या अगर उसे सही में रियल लाइफ उसे एक पर्स गिरा हुआ मिलता है तो क्या वो उसी तरह से बिहेव करेगा? वो आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। तो इस वजह से मॉरल जजमेंट में नॉट ऑलवेज मैच विथ मॉरल बिहेवियर। तो ये पॉइंट्स है जिसकी वजह से कोलबर्ग के थियरी को क्रिटिसाइज किया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर से। पहला क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम वाइगॉट्स्की की बात कर रहे हैं, तो इनके थियरी में जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। यहाँ पे जब हम आंसर चॉइस को देखते हैं तो पहला है सोशल, तो यही करेक्ट आंसर है। As a teacher who firmly believes in the social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? अब अगर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी की बात कर रहे हैं और लेव वाइगॉट्स्की की थियरी की बात कर रहे हैं, तो ये जो थियरी है ये बोलता है कि बहुत सारा लर्निंग जो है वो सोशल इंटरेक्शन से होता है, और सोशल इंटरेक्शंस जो है वो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के पार्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि असेसमेंट में भी एक सोशल इंटरेक्शन का कंपोनेंट होना चाहिए अगर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी को फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अगर बच्चे स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले रहे हैं तो इसमें ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैक्ट बेस्ड रिकॉल, यानी बच्चे कुछ फैक्ट्स को मेमोराइज करके उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। अब अगर MCQs जब आप आंसर कर रहे हो तो इसमें भी कोई सोशल इंटरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसे भी निकाल देते हैं। लास्ट वाला कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, यानी अगर स्टूडेंट्स कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलजुल के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके थ्रू आप स्टूडेंट्स के नॉलेज को असेस कर रहे हो, तो इसमें सोशल इंटरेक्शन होता है और इसके थ्रू आप असेसमेंट भी कर सकते हो। तो ये करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस does a child begins to think logically about abstract propositions? यानी कि किस उम्र के बाद बच्चे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एबिलिटी डेवलप करते हैं। तो अगर हम जॉन पियाजे के थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस को देखते हैं तो उसमें लास्ट स्टेज जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उस स्टेज में बच्चे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट में एंगेज कर सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं, यानी मेंटल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात हो रही है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 ईयर्स एंड अबव होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पियाजे के जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें सेंसरी मोटर स्टेज जो कि फर्स्ट स्टेज है वो इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ एसोसिएटेड है? अब सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है और यहाँ पे बच्चे की उम्र जो है वो 0 to 2 ईयर्स है। अब अगर हम एक 2 ईयर्स के बच्चे को देखते हैं तो क्या वो सोशल इश्यूज़ के बारे में कंसर्न्ड है? नहीं। क्या वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है लॉजिकली? ये भी नहीं। क्या 2 साल के बच्चे को एक एबिलिटी होता है कि वो प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट कर सके और ऑप्शंस को एनालाइज कर सके? नहीं, ये भी उसके बस के आगे है। अब यहाँ पे अगर चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें जो सिंपलेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि बच्चा चीज़ों की नकल कर सकता है। अगर आप एक आवाज़ करते हो तो 2 साल का बच्चा जो है वो आवाज़ को नकल करने की कोशिश करता है, और 2 साल का बच्चा जो है वो चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा है।
यानी कि जो वो देख रहा है अपने इर्द गिर्द, जो लोगों को देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, तो वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है और उनको याद करने की कोशिश कर रहा है। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर आप कोई भी वर्ड देते हो या फिर कोई भी अगर आप आवाज़ करते हो तो वो चीज़ों के साथ या फिर लोगों के साथ एसोसिएट करने की या फिर रिप्रेजेंट करने की अब प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये इन 4 ऑप्शंस में से ये सिंपलेस्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज है, तो सिंपलेस्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। In the context of Kohlberg stages of moral reasoning, under which stage would the typical response of a child fall? That is, your parents will be proud of you if you are honest. So you should be honest. यानी अगर एक बच्चे को आप बोल रहे हो कि अगर तुम सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ काम करोगे, ऑनेस्टी के साथ, तो तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही प्राउड होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो अगर इसको सुन के बच्चा जो है वो ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करता है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ ये स्टेटमेंट को आप एसोसिएट कर सकते हो? तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ इसलिए मॉरल डिसीजन ले रहा है, इसलिए वो ईमानदारी दर्शा रहा है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से गुड बॉय या फिर गुड गर्ल कहलाना चाहता है। तो यहाँ पे गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन की बात हो रही है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। और इसी के साथ हम इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और बाकी आपको मालूम है क्या करना है। तो आपसे मैं फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।